Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 5th July, and I am going to start my UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines such as the Hindu, Economic Times, Mint, Hindustan Times, PIB, Yojna in Kurukshetra and Down to Earth magazine, and will also discuss static part related to every news in detail. So if you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box, and all the details regarding the program आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, नो सर्विस चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट टेल्स होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो सर्विस चार्जेस यहाँ पर लगाते हैं रेस्टोरेंट्स वो नहीं लगा सकते हैं। बेसिकली वो वॉलंटरी है कि अगर कस्टमर देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन हिडन चार्जेस के फॉर्म में यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स है वो यहाँ पर सर्विस चार्जेस लेवाई नहीं कर सकते हैं। The Central Consumer Protection Authority on Monday barred hotels and restaurants from adding service charges automatically or by default in the food bill। और अगर इसका वॉयलेशन होता है, आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और वो यहाँ पर सर्विस चार्ज को ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पर होटल या रेस्टोरेंट से कह सकते हैं कि ये जो सर्विस चार्ज है आप इसे हटा दो, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं हटाते हैं, तो ऐसे में और भी यहाँ पर आपके पास तरीके हैं ग्रीवांस रिड्रेसल के। तो गाइडलाइंस इशूड बाय CCPA stipulate that hotels or restaurants shall not add service charge automatically. No collection of service charge shall be done by any other name. No hotel or restaurant shall force a consumer to pay service charge and shall clearly inform the consumer कि ये जो सर्विस चार्ज है ये वॉलंटरी है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर खुद से देना चाहे तो वो अलग बात है। सर्विस चार्ज shall not be collected by adding it along with the food bill and levying GST on the total amount। तो यहाँ पर सर्विस चार्ज जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। फिर एक्सप्लेन पेज पर भी इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है और यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो कंज्यूमर है वो कहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है। ऑल्सो द कंज्यूमर में लॉन्च अ कंप्लेंट ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह काम करेगी और यहाँ पर 1915 के ऊपर कॉल करके भी कंप्लेन की जा सकती है। आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई हो। अब हम सेकेंड न्यूज़ पर चलते हैं। Government is still to clear 26 as judges, बॉम्बे हाई कोर्ट डाउन टू नियरली हाफ इट्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दे दी गई है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन अभी तक यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला है बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उससे हाफ यहाँ पर जजेस हैं बॉम्बे की हाई कोर्ट में। तो इससे हमें एक प्रॉब्लम पता चल रही है जुडिशरी में, जो कि है वैकेंसी की प्रॉब्लम, कि यहाँ पर बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो कि वेकेंट है और वहाँ पर जजेस नहीं है। तो एटलीस्ट 26 रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस टू द बॉम्बे हाई कोर्ट विच इज़ करेंटली फंक्शनिंग एट ऑलमोस्ट हाफ इट्स सैंक्शनड स्ट्रेंथ आर पेंडिंग विद द गवर्नमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंसिडरेशन। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो करेंटली यहाँ पर 57 जजेस जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं अगेंस्ट द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 96 जजेस। तो 96 जजेस की यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर अभी हम देखें तो सिर्फ 57 जजेस हैं। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस बिगिनस विद द HC कलेजियम प्रपोजिंग अ नेम। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट की कलेजियम है वो पहले नाम प्रपोज करती है, फिर ये यहाँ पर गवर्नमेंट के पास जाता है कि बेसिकली यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने कोई भी इनपुट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ये सारा कुछ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। फिर ये जो फाइल है ये प्लेस की जाती है बिफोर द SC कलेजियम फॉर कंसिडरेशन। तो आपने हाई कोर्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पर कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, तो सारा प्रोसीजर उसमें मेंशन है। तो एक बार आप लक्ष्मीकांत का हाई कोर्ट का चैप्टर रिवाइज कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हेल्स डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट हुआ है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। तो इसकी वजह से जो लीकेजेस है वो होना बंद हो गए हैं, जो करप्शन है वो होना कम हो गया है। तो इन द लास्ट 8 years मोर देन ₹23 लाख करोड़ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरीज़। और ये जो टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर जनधन मोबाइल और आधार की जो ट्रिनिटी है उसका यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो पाता है अमाउंट का। फिर कोविड पैंडमिक में भी डिजिटल इंडिया के जो मिशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। फॉर एग्जांपल कोविन और आरोग्य सेतु 2 मोबाइल ऐप्स थी जिनकी वजह से हमने यहाँ पर 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड की।
प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर यूपीआई के बारे में भी बात किया कि जो यूपीआई का मॉडल है ये हर कोई अप्रिशिएट करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने भी यूपीआई के मॉडल को यहाँ पर अप्रिशिएट किया है। न्यू इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। Our new India should be an India of their dreams, Modi told a gathering to mark the 125th birth anniversary of legendary freedom fighter Alluri Sitaram Raju। ये हम डिस्कस करेंगे। अलूरी सीताराम राजू, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 के लिए, मॉडर्न इंडिया। अलूरी सीताराम राजू वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने यहाँ पर आर्म्ड कैंपेन वेज किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू को निकनेम दिया गया था मनियम विरुदु। मनियम विरुदु का मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल्स। एक्टिविटीज़ बॉर्न इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे इन एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स एक्ट लेकर आए तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही थी। जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन वो करते थे ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वेज्ड आर्म्ड कैंपेन किया गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट ऑफ आदिवासीज। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की, जिसकी वजह से जो आदिवासीज हैं उनके फ्री मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इनिशियली सीताराम राजू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर ट्राइबल्स को इंस्पायर किया और यहाँ पर जस्टिस मांगने की बात की और यहाँ पर जो कॉलोनियल कोर्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करने की बात की। फिर यहाँ पर जो अलूरी सीताराम राजू हैं इन्होंने लेड किया था रामपा रेबेलियन या मनियाम रेबेलियन ऑफ 1922। 1924 में इनको कस्टडी में ले लिया जाता है और फिर इनको एक ट्री से टाई कर दिया जाता है और इनका पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो रामपा रेबेलियन किसने लेड किया था ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्सप्लेन पेज में डिटेल में आया है रिगार्डिंग दिस लेजेंडरी पर्सनैलिटी, तो वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। लेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कॉल देमसेल्व्स यूनिवर्सिटीज़। तो आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सुना होगा। तो यहाँ पर हाउस पैनल ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये वाला नॉमेनक्लेचर ख़त्म कर देना चाहिए और इनको भी यूज़ करने देना चाहिए टर्म कि ये भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ टर्म को यूज़ कर सकें, क्योंकि जो फॉरेन है वहाँ पर डीम्ड जैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज़ अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू एक्टिवली कंसिडर अलाउइंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री टू यूज़ द टर्म यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर यूज़ नहीं होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा। इन इट्स रिपोर्ट द पार्लियामेंट्री Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports has recommended an amendment to the clause 23 of the UGC Act। और यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में डीम्ड प्रीफिक्स है इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना चाहिए। कमिटी रिकमेंड्स दैट द गवर्नमेंट गिव एन एक्टिव कंसिडरेशन टू द डिमांड कि यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ टर्म को यूज़ कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा टू द UGC Act of 1956। आगे चलते हैं। राजा हीटेड पिच ऑन सेपरेट तमिलनाडु ऑटोनमी सेट्स ऑफ फियरी रो। तो यहाँ पर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, एक्स यूनियन मिनिस्टर एंड DMK MP, तो इन्होंने बेसिकली कंट्रोवर्सी स्ट्राइक कर दी ये कहकर कि यहाँ पर हम तमिलनाडु की जो सेपरेट तमिलनाडु होना चाहिए उसकी डिमांड को हम रिवाइव कर सकते हैं अगर हमें ऑटोनमी नहीं दी गई। अब ये इशू आया क्यों? तो प्रॉब्लम ये है, इनका ये कहना है कि ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन इनको बहुत कम टैक्सेस मिलते हैं यहाँ पर रिटर्न में। तमिलनाडु कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ द नेशंस ओवरऑल GST इनकम एज वेल एज 6.5% ऑफ इट्स टोटल टैक्स रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पर सेंटर से इन्हें सिर्फ 1.2% ही वापस मिलता है। अब यहाँ पर जो टैक्सेस है वो कैसे डिवाइड होते हैं? तो फाइनेंस कमीशन बनती है हर 5 साल में, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर फाइनेंस कमीशन एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि कैसे टैक्स डिवाइड होंगे। तो उसमें एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि पॉपुलेशन कितनी है। अब फॉर एग्जांपल यूपी बिहार, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो इनको ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कम की और वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो ये तो अच्छी बात है कि पॉपुलेशन उन्होंने कंट्रोल की, तो इसके लिए उनको एक तरीके का पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है कि उनको यहाँ पर टैक्स क्यों कम दिया जा रहा है? तो इसके लिए एक इंडिकेटर भी एक्ट किया गया था। अब जो एक इंडिकेटर ऐड किया गया था वो थी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जिसको यहाँ पर 12.5% का वेटेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनको ज़्यादा यहाँ पर टैक्स मिलता है। जो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर टैक्स
बताता है कि टैक्स कितना डिवाइड होगा, तो उसमें उनको ज़्यादा टैक्स मिलता है और यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स है उनको यहाँ पर कम टैक्स मिल पाता है। तो इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन यूज़ करता था सेंसस, वो 1971 का यूज़ करता था। 1971 के सेंसस में इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं था बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन जब 2011 के सेंसस यूज़ किया गया तो 2011 सेंसस में जो नदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो चुकी थी, लेकिन सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम थी, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेंच अबव रिलीजन, ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार आर्टिकल। आफ्टर द सुपर एनुएशन ऑफ चीफ जस्टिस AM अहमदी इन 1997, ये जो ऑथर हैं जिन्होंने बेसिकली आर्टिकल लिखा है, इनसे कहा गया था कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम जजेस टू द इंडियन लीगल सिस्टम, कि इंडियन लीगल सिस्टम में मुस्लिम जजेस का कितना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे यहाँ जजेस मुस्लिम या नॉन मुस्लिम्स नहीं होते हैं, हमारे जजेस आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि US में जजेस डिवाइड होते हैं कि उनकी यहाँ पर आइडियोलॉजी कैसी है, कि वो यहाँ पर रिपब्लिकन है या वहाँ पर डेमोक्रेट हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जजेस आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल होते हैं। दैट डज नॉट मीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जजेस का कोई इंक्लिनेशन नहीं होता है। हर इंसान का कोई ना कोई इंक्लिनेशन होता है, उसके अपने ओपिनियन होते ही हैं और वो कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को इम्पैक्ट भी करते हैं। तो हर इंसान का एक वैल्यू सिस्टम होता है जो कि उसको इम्पैक्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। आपके अंदर बाइसेस होंगे, आप चाह कर भी उन बाइसेस को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जैसा भी यहाँ पर सोशलाइजेशन हुआ है वो बाइसेस आपके अंदर इनकलकेट हो चुके होते हैं। On June 20th, Justice D.Y. Chandrachud was asked about the judiciary's treatment of Muslims। तो यहाँ पर जस्टिस D.Y. Chandrachud से क्वेश्चन किया गया था कि जुडिशरी कैसे ट्रीट करती है मुस्लिम्स को एट किंग्स कॉलेज लंदन। तो यहाँ पर क्या जवाब दिया गया है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस राइटर्स व्यू, आर जजेस डू नॉट हैव द लिटिगेंट्स रिलीजियस आइडेंटिटी इन माइंड वाइल डिस्पेंसिंग जस्टिस। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जस्टिस देते समय जो इंडिया के जजेस है वो यही नहीं देखते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है पर्सन की। लास्ट वीक जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस JB पार्डीवाला मेड स्कैथिंग ऑब्जर्वेशंस की यहाँ पर जो नुपुर शर्मा है इन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट बोला, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा क्लैशेस और इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देश में देखने को मिले। अनफॉर्चुनेटली फिर इन रिमार्क्स यहाँ पर जो जस्टिस ने दिए तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर। Unfortunately, the remarks of the judges have drawn criticism, though their real intention was merely to end the controversy। लेकिन उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। इन 2021 वसीम रिजवी, तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी कि जो कंट्रोवर्शियल वर्सेस हैं कुरान के उनको यहाँ पर डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एडमिट करने से ही मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 50,000 का फाइन लगा दिया। 1984 में भी ऐसी सिमिलर पिटीशन आई थी कोर्ट में और कोर्ट ने इसको भी सेम ही फेट किया था इसके साथ भी और इस पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। इस आर्टिकल में बेसिकली सिर्फ यही बताया गया है कि यहाँ पर जजेस हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। तो आप सिर्फ इस आर्टिकल को सुन लो, आपका व्यू पॉइंट इससे डिफरेंट भी हो सकता है। इट इज़ ट्रू दैट मैनी यंग मुस्लिम्स हैड बीन अरेस्टेड ऑन टेरर चार्जेस अंडर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में ट्रायल होता है और वो अगर पूरी तरीके से सही होते हैं, उन्होंने ऐसा कोई गलत नहीं किया होता है, तो उनको यहाँ पर एक्विट भी कर दिया जाता है। इवन इन द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल्स हुआ था 1949 में और जो डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद को, उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो कि ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस वर्शिप प्लेस का कैरेक्टर जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर अयोध्या मंदिर था वो इसका एक एक्सेप्शन था, क्योंकि इसका डिस्प्यूट तब से चल रहा था और ये लीगल डिस्प्यूट बन चुका था इसका। आफ्टर द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, द सुप्रीम कोर्ट ने SR बम्बई अपील द डिसमिसल ऑफ द BJP गवर्नमेंट्स इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। फिर प्रिवेसी जजमेंट को लेकर एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जो कलिनरी फ्रीडम है कि कौन क्या खाना चाहता है और जो फ्रीडम टू ड्रेस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्राइवेट मैटर है। एज अ रिजल्ट सेवरल लॉज दैट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन बीफ ईटिंग, तो इनको यहाँ पर वापस से री एग्जामिन किया जा सकता है। इवन इन द ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट, द मेजॉरिटी डीम्ड ट्रिपल डाइवोर्स टू बी वॉइड बिकॉज द कुरान डज नॉट मेंशन इट। तो यहाँ पर कुरान में मेंशन नहीं है ट्रिपल डाइवोर्स का। एंड पॉइंटेड आउट दैट व्हाट इज सिंफुल इन थियोलॉजी, तो जो यहाँ पर थियोलॉजी की किताब में ही सिंफुल है तो वो कैसे वैलिड हो सकता है इन लॉ। तो व्हाट इज सिंफुल इन थियोलॉजी कांट बी वैलिड इन लॉ।
फिर यहाँ पर आर्टिकल 30 की बात की गई है, जो कि यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट देता है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ब्रॉड व्यू रखा है आर्टिकल 30 का। In Ahmedabad St. Xavier's College, Justice H.R. Khanna observed that minorities are as much the children of the soil as the majority, and the approach has been to ensure कि यहाँ पर minorities को किसी भी चीज़ से डिप्राइव ना किया जाए और यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो। एनी मैटर रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो कोई भी मैटर अगर रेफर किया जाता है कोर्ट में तो बेसिकली 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से जो CAA की पटिशन्स है और जो आर्टिकल 370 की पटिशन्स है उनको भी हेयर किया जाएगा, लेकिन अभी टाइम लग रहा है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट द जुडिशरी डिसअप्रूव्ड ऑफ द हैवी पेनल्टीज जो कि CAA प्रोटेस्टर्स के ऊपर लगाई गई थी यूपी में। Thus, our judges have been not only fair but also quite sensitive to the Muslim causes. In fact, Muslim women in particular have had much more success before the judiciary than Hindu women. Muslims have full faith in our judiciary और इसीलिए जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं उनको OIC की ज़रूरत नहीं है या किसी फॉरेन एजेंसी की ज़रूरत नहीं है जो कि इंडियन मुस्लिम्स के केसेस को लें। तो ये यहाँ पर ऑथर ने कंक्लूजन दिया है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर स्प्रेडिंग द टेंट, ये बीजेपी के बारे में लिखा गया, हम नहीं डिस्कस करेंगे। और हिज मैनी ट्रांसग्रेशंस, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अ चिल डाउन एशियाज स्पाइन, नेटो की समिट हुई है और नेटो की समिट हुई थी मैड्रिड में। अब ये जो नेटो की समिट हुई है इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया, जापान के प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ने भी इस नेटो समिट को अटेंड किया। रशिया एंड चाइना, अब यहाँ पर रशिया और चाइना को ही एक तरीके से माना गया है कि यही प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो रशिया और चाइना के बीच की जो यहाँ पर रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डीपन हो रही है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशियन एंड चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म, तो यहाँ पर जो विस्तारवाद करता है चाइना और रशिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है। इन अनवीलिंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्शन फॉर द अलायंस इन द वेक ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, नेटो ने डिक्लेयर किया जो रशिया है यहाँ पर डायरेक्ट थ्रेट सबसे ज़्यादा रशिया से है और चाइना से भी यहाँ पर थ्रेट है क्योंकि चाइना यहाँ पर विस्तारवाद करता है। तो द न्यू फोकस ऑन चाइना रशिया हैज़ नॉट मेंट इग्नोरिंग द चाइना प्रॉब्लम। तो नेटो कंट्रीज़ को ये पता है कि अभी रशिया डायरेक्ट थ्रेट है लेकिन चाइना भी एक तरीके का थ्रेट ही है। मोर देन अ डेकेड अगो 2010 में जब नेटो ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन को लेकर एग्री किया था, तब उस समय 2010 में जो कंट्रीज़ है वो ये सोच रहे थे कि रशिया से रिलेशंस को डीपन किया जाए और यहाँ पर चाइना से और ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया जाए। लेकिन अब जो है अब सिचुएशन पूरी तरीके से रिवर्स हो चुकी है। एट दैट टाइम द वेस्ट वॉज ट्राइंग टू डीपन टाइज विद रशिया और यहाँ पर ये लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे थे चाइना के साथ। रशिया का ये क्लेम कि जो यूक्रेन है उसके पास राइट ही नहीं है एग्जिस्ट करने का एंड दैट मॉस्को मस्ट हैव अ वीटो ओवर द पॉलिसीज ऑफ इट्स वेस्टर्न नेबर। तो उसकी वजह से यहाँ पर यूरोप को समझ आया कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मॉस्को है ये यूक्रेन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा। द देन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड नो सीक्रेट ऑफ हिज डिज़ायर टू पुट नेटो आउट ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली नेटो जैसी संस्था जो कि यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसको यहाँ पर ब्रेन डेड कह दिया था और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था जो नेटो है अब इसका कोई यूज़ नहीं रह गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नेटो कितना यूज़फुल साबित हो रहा है। जो जर्मनी एक मेंबर है, जर्मनी जिसके रिलेशंस पॉलिटिकल और कमर्शियल रिलेशंस रशिया से अच्छे हैं, तो जर्मनी ने भी ये कहा है कि हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे और यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे। जो स्वीडन और फिनलैंड है वो अपनी हिस्टोरिक न्यूट्रलिटी को छोड़कर नेटो का पार्ट बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। फॉर इंडिया, अब इंडिया क्या कर रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है वो हमारा ओल्ड फ्रेंड है और यहाँ पर जो US और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं। स्मॉल कंट्रीज सीक अलायंसेस नॉट फॉर द फन, लेकिन स्मॉल कंट्रीज़ को ये डर लगता है कि कहीं जो पावरफुल नेबर्स हैं वो उनको कैप्चर ना कर लें। तो दे लुक फॉर अलायंसेस व्हेन देयर फियर्स ऑफ मोर पावरफुल नेबर्स बिकम अक्यूट। मोस्ट स्टेट्स इन यूरोप हैड प्रिज्यूम्ड दैट दे वर इन अ न्यू एरा और ऐसे में सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का खतरा नहीं है। लेकिन रशिया के इन एक्शंस के बाद इनको समझ आ गया कि इनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अभी भी डेंजर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर इंडियन एनालिस्ट इट इज़ ईजी टू बी ऑब्जेक्टिव। तो रशियन एक्सपेंशनिज्म को लेकर तो हम ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जब चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म की बात होती है तब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते क्योंकि चाइना हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वाइट अर्ली इन हिज टेन्योर टॉक्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ एक्सपेंशनिज्म और विस्तारवाद, क्योंकि यहाँ पर चाइना से हमने फेस किया है विस्तारवाद 2014 में, 2017 में और 2020 में जो गलवान का स्टैंड ऑफ हुआ। इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू अंडरस्टैंड वाई सम एशियन कंट्रीज आर टर्निंग टू नेटो।
अब चाइना जो है वो क्वाड को लेकर कहता है कि क्वाड एक एशियन नेटो है। 2007 में एक सिर्फ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की थी जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इंडिया था। तब से यहाँ पर जो चाइना है वो एशियन नेटो की बात करता है कि जो यूएस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो यहाँ पर एशियन नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान एंड साउथ कोरिया टू ऑफ चाइनीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट एशियन नेबर्स, और दोनों में बहुत ज़्यादा कल्चरल और सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स है विद बीजिंग। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डीपली टाइड है चाइना के साथ। क्रिएशन ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड, अब कंट्रीज़ को करना क्या चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो रियल थ्रेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि इन्हें अपनी नेशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए। तो क्रिएशन ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड नेशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, तो ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए चाइना के नेबर्स की। दूसरी, अपने म्यूचुअल डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जापान और साउथ कोरिया अपने म्यूचुअल डिफरेंसेस को ख़त्म करें, तभी तो वो लोग यहाँ पर कॉमन एनिमी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो रिजॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन फॉर एग्जांपल बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। और तीसरा, यहाँ पर जो बाइलेटरल अलायंसेज है वो यहाँ पर यूएस के साथ इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि यूएस जो है वो चाइना को डायरेक्ट थ्रेट मानता है। तो यूएस के साथ अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ प्रिवेसी एंड फ्रीडम। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है जो ये प्रॉब्लम है नॉन कंसेंचुअल इंटीमेट इमेजेस जो यहाँ पर ऑनलाइन शेयर कर दी जाती हैं बिना कंसेंसस के, तो उसको लेकर ये एक क्रिमिनल ऑफेंस तो है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये क्रिमिनल ऑफेंस तो है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कोशिश भी करते हैं कि ऐसा जो कंटेंट है वो फिल्टर आउट हो जाए। लेकिन क्रिमिनल कन्विक्शन डिज़ायरेबल तो है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मोर अर्जेंट नीड ये है कि इलीगल कंटेंट की स्प्रेड को कैसे रोका जाए। तो इलीगल कंटेंट की स्प्रेड को कैसे रोका जाए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बताई गई है हैशिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हम एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे। आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है सच हैशिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वो वैसे भी इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग के सिलेबस में होती है हैशिंग टेक्नोलॉजी। दे एम्पावर विक्टिम्स टू कंप्लेन डायरेक्टली टू एनी वेबसाइट जिन्होंने यहाँ पर नॉन कंसेंशुअल इमेजेस या वीडियोस को अपलोड होने दिया और यहाँ पर कंटेंट को फिल्टर आउट नहीं किया। दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट हैज़ बीन डिजिटली ऑल्टर्ड टू डिपिक्ट द पर्सन एज सच। तो यहाँ पर जो मॉब फोटोज़ को अपलोड कर दिया जाता है, द वेबसाइट मस्ट रिमूव द कंटेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेंट, नहीं तो यहाँ पर वेबसाइट को क्रिमिनल चार्जेस को फेस करना पड़ेगा। हाउएवर दिस अप्रोच रिलाइज ऑन विक्टिम्स। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो विक्टिम के ऊपर है कि विक्टिम जो है यहाँ पर सारे URL को देखे कि कौन कौन से URL के ऊपर यहाँ पर जो पिक्चर है वो शेयर हुई है, तो उसके बाद यहाँ पर अथॉरिटीज़ को बताए, तब यहाँ पर अथॉरिटीज़ जो है कंटेंट को रिमूव करा पाएंगे। तो ये आप देख रहे हो ये प्रोसेस ही कितना लंबा होगा कि विक्टिम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की विक्टिम यहाँ पर बेसिकली फाइंड करेगी कौन कौन से URL हैं। वाइल द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस डू एनकरेज लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर जो लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर कंटेंट को फिल्टर आउट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेटा ने रिसेंटली बिल्ड किया है एक टूल टू कर्टेल द स्प्रेड ऑफ NCII। तो वहाँ पर हैशिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो एक बार हम हैशिंग टेक्नोलॉजी देख लेते हैं होता क्या है। हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनी गिवन की और अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू another value. This is usually represented by a shorter fixed length value or key that represents and makes it easier to find or employ the original string. तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि यहाँ पर जो ओरिजिनल पिक्चर है उससे सिमिलर कहाँ कहाँ पिक्चर्स है, तो बेसिकली वो इससे फाइंड कर लिया जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको सारी URL ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विक्टिम हुज इंटीमेट इमेजेस हैव बीन शेयर्ड विदाउट देयर कंसेंट कैन यूज़ द टूल टू क्रिएट अ हैश। तो एक बार हैश क्रिएट हो जाएगा, फिर जो प्लेटफॉर्म है वो कंपेयर करेगा विद दिस यूज़र जनरेटेड हैश और सारे जो इमेजेस हैं उनके हैश से कंपेयर करेगा, और जो भी यहाँ पर कंपेयर हो जाता है तो बेसिकली आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सी साइट्स पर जो है इमेज शेयर हुई है, ताकि यहाँ पर जो कॉन्टेंट उसको रिमूव किया जा सके। Victims could report NCII abuse at a centralized location and have it taken down across a range of websites. तो बस इस आर्टिकल को मैंने आपको इसीलिए बताया कि मैं आपको हैशिंग बता सकूं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है वन वर्ड में कि हैशिंग क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ स्टॉक मार्केट्स आर वैल्यूड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज़ की है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो पहला फैक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट को बाई एनुअली पब्लिश किया जाता है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने ये बताया है, पहले 2021 में हमें डिस्कनेक्ट देखने को मिला। जो इकॉनमी है वो तो नीचे जा रही थी, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रहा था। तो इंडियाज स्टॉक मार्केट एंड द रियल इकॉनमी तो लिफ्टेड बाय द बुल रन इन इक्विटी मार्केट अक्रॉस द ग्लोब। तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि मार्केट जो है ऊपर कैसे जा सकता है जब इकॉनमी जो है वो नीचे जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टॉक्स थे वो यहाँ पर ओवर वैल्यूड थे, फिर मार्केट करेक्शन हुआ जिसकी वजह से ये जो ओवर वैल्यूएशन है ये कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो पाई।
What has changed since then? In the month since, the Indian equity markets have come off their all time highs. तो यहाँ पर उतना ज़्यादा हाई नहीं है जो कि हमें देखने को मिला था 2021 में. अब इसका एक रीज़न ये है वॉर ट्रिगरिंग, जो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर जो कैपिटल आउटफ्लोज इंडिया से हमें देखने को मिले. यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, 4 यहाँ पर इंडिकेटर्स की बात की है. पहला इंडिकेटर है 12 मंथ ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की है. तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज द ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर. तो ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू अगर इसको डिवाइड कर दें बाय द अर्निंग्स पर शेयर, तो इसको देखें तो बेसिकली ये जो है ये नीचे जाने वाला है, हैज़ फॉलन शार्पली इन द रीसेंट पास्ट. फिर यहाँ पर 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ये फ्यूचर की बात करता है. फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर. तो दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट मेट्रिक, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पीई रेशियो बेस्ड ऑन पास्ट अर्निंग्स, ये देखता है फॉरवर्ड पीई रेशियो पे. और इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा. फिर यहाँ पर जो थर्ड इंडिकेटर है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक्स, और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाए बाय द नॉमिनल जीडीपी. तो ये रेशियो भी अभी भी हायर है देन द 10-year एवरेज. एंड द लास्ट वन इज बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो. तो बॉन्ड कितना ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और इक्विटी कितना ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जब इकॉनमी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि बॉन्ड में आपको पता होता है कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन इक्विटी तब ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है जब इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही होती है, इकॉनमी फ्लरिश कर रही होती है. तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनीज है वो प्रॉफिट करेंगी, कंपनीज प्रॉफिट करेंगी, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको शेयर के ऊपर अपना यील्ड मिलेगा. तो बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू इफ़ रेस्टोरेंट एट सर्विस चार्जेस टू बिल. तो अगर सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट ऐड कर दें तो आप क्या कर सकते हो. तो बेसिकली आप पहले रेस्टोरेंट को बोलोगे कि सर्विस चार्ज को हटाओ, उसके बाद भी अगर वो नहीं हटा रहे हैं तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो. तो सर्विस चार्ज शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स बाई एनी अदर नेम. नो होटल और रेस्टोरेंट शैल फोर्स अ कंज्यूमर टू पे सर्विस चार्ज. लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो. वॉट कैन अ कंज्यूमर डू इन केस ऑफ ए वायलेशन. फर्स्ट, शी कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द होटल और रेस्टोरेंट टू रिमूव द सर्विस चार्ज. सेकंड, शी कैन लॉन्च अ कंप्लेंट ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, या तो 1915 के ऊपर कॉल कर दो. थर्ड, द कंज्यूमर कैन कंप्लेन टू द कंज्यूमर कमीशन और थ्रू द ई दाखिल पोर्टल. इसके अलावा यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ये हम डिस्कस करेंगे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स रन 3 फ्रॉम टुडे. अब यहाँ पर जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जब इसका सेकंड रन हुआ था तब यहाँ पर हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में पता चला था. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी हिग्स बोसॉन पार्टिकल की. तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि यहाँ पर सर्न है, ये क्या करेंगे अपने थर्ड रन में. तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है उनको स्मैश किया जाएगा एक दूसरे में. will begin smashing protons into one another at unprecedented levels of energy, जो कि ट्यूसडे से शुरू होगा. तो इसके बाद पता चलेगा कि क्या डेटा आया, क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल्स में क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है. तो साइंटिस्ट विल एनालाइज द डेटा फॉर एविडेंस ऑफ न्यू फिजिक्स और फिजिक्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, किसका है. तो सर्न का है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. ये लोग यहाँ पर रन 3 में क्या करने वाले हैं, तो प्रोटॉन्स को स्मैश करने वाले हैं एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ एनर्जी के ऊपर. प्रीवियस रन्स तो 2012 में यहाँ पर सेकेंड रन हुआ था जहाँ पर डिस्कवरी हुई थी हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की. बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल, द होप इज़ टू यूज़ द कॉलिजन्स टू फर्दर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सो कॉल्ड डार्क मैटर. तो यहाँ पर जो रन 3 हो सकता है इसके बाद हमें डार्क मैटर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल पाए. तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर. It is a kind of atom smasher machine. It is the world's largest and most powerful particle accelerator. हिग्स बोसॉन क्या है, तो 2012 में नोबेल विनिंग डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसॉन, जिसको यहाँ पर गॉड पार्टिकल भी कहते हैं. इट वैलिडेटेड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है जो 60% ऑफ द टाइम अ हिग्स बोसॉन विल डिके. तो ये यहाँ पर बन जाएगा अ पेयर ऑफ बॉटम क्वार्क्स. तो हिग्स बोसॉन विल डिके टू अ पेयर ऑफ बॉटम क्वार्क्स. 1960 में द पीटर हिग्स फॉर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था कि हो सकता है ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता हो, तो 1960 में बात की गई थी और 2012 में इसकी डिस्कवरी हुई है. स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या कहता है, तो बेसिकली वो यहाँ पर फंडामेंटल फोर्सेस जो 4 होते हैं उसमें से सिर्फ 3 को ही डिफाइन करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, लेकिन वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड नहीं करता है. तो साइंटिस्ट डू नॉट येट नो हाउ टू कंबाइन ग्रेविटी विद द स्टैंडर्ड मॉडल. तो साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ग्रेविटी मॉडल को कैसे यहाँ पर ग्रेविटी को कंबाइन करना है विद द स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ही नहीं करता है. तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल इज अ बोसॉन्स आर थॉट टू बी पार्टिकल्स जो कि हर फिजिकल फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो बोसॉन्स आर थॉट टू बी पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजिकल फोर्सेस. और भी बोसॉन्स होते हैं जैसे कि फोटॉन, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स एंड द ग्लूऑन.
फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फोक हीरो अलूरी सीताराम राजू द लेजेंड एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑन हिज लेगेसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है 30 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अलूरी सीताराम राजू इन आंध्र प्रदेश, और कंट्री यहाँ पर सेलिब्रेट करेगा ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स 125th बर्थ एनिवर्सरी। आगे हम डिस्कस करते हैं, राजू इज बिलीव टू हैव बीन बॉर्न इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश इन 1897 और 1898, और 18 साल की उम्र में ये सन्यासी बन गए थे। फिर इन्होंने एक मिस्टिकल ऑरा गेन किया। Struggle against Britishers. At a very young age, Raju channeled the discontent of the hill people in Ganjam, Vishakhapatnam and Godavari into a highly effective guerrilla resistance against the British. तो ब्रिटिश के अगेंस्ट गुरिल्ला रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आ गए थे, जिसके बाद यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी जो थी वो यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनका जो लाइवलीहुड है वो स्टेक के ऊपर आ गया था। कॉलोनियल रूल थ्रेटन द ट्राइबल्स ट्रेडिशनल पोदू। तो यहाँ पर जो पोदू है वो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए वर्ड यूज किया गया है। एज द गवर्नमेंट सॉट टू सिक्योर फॉरेस्ट लैंड्स, द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 ने बैन कर दिया था कि यहाँ पर जो ट्राइबल्स है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल है उनका लाइवलीहुड जो है वो इंडेंजर हो गया था, और यहाँ पर ट्राइबल पीपल को लेबर बेसिकली उनको यहाँ पर फोर्स लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया था। व्हेन द ट्राइबल्स वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाई मूतादार्स। अभी मूतादार्स कौन थे? ये विलेज हेडमैन थे, जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वही कमीशन करते थे, और ये यहाँ पर ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट शेयर्ड बाय द मुत्तदार्स हु वर एग्रीव्ड बाय द कर्टेलमेंट ऑफ देयर पावर्स। तो यहाँ पर ट्राइबल्स के अंदर तो था ही एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट, लेकिन यहाँ पर मुत्तदार्स के अंदर भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनकी पावर्स को कर्टेल कर दिया था। फिर हमें 1922 में एक आर्म्ड रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर मैंने आपको बताया रामपा रेबेलियन हुआ। द रामपा और द मनियम रेबेलियन कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ ए गुरिल्ला वॉर अंटिल May 1924। फिर यहाँ पर जो अलूरी सीताराम राजू थे उनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इटली ग्लेशियर कोलैप्स। तो ये कहाँ पर है? मारमुलाडा, अ रेंज इन द ईस्टर्न इटालियन एल्प्स। तो ये जो लोकेशन है आपको पता होना चाहिए बस। उज़्बेकिस्तान सेज 18 किल्ड, हंड्रेड्स वुंडेड। अब ये उज़्बेकिस्तान में प्रोटेस्ट क्यों हुआ है? तो इसका रीज़न है ये, कराकल पाकिस्तान सिचुएटेड ऑन द शोर्स ऑफ द एरियल सी फॉर डिकेड्स, एन इन्वायरमेंटल डिजास्टर साइट। और यहाँ पर रहते हैं एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप जिसका कि नाम है कराकल पाक्स। तो बेसिकली इसी के नाम पर एथनिक मिनॉरिटी का नाम है, जो कि है कराकल पाक्स, और इनकी लैंग्वेज जो है वो उज़्बेक से डिफरेंट है। तो बेसिकली ये अपने आप को मानते हैं कि इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने कल्चर है, उनके अपने लॉ हैं। तो यहाँ पर एक लॉ आने वाला था, जिसकी वजह से इनकी जो ऑटोनमी है, जो कराकल पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनकी ऑटोनमी को थोड़ा कम किया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, और यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग वुंडेड हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कराकल पाकिस्तान कहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो एथनिक मिनॉरिटी के लोग हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर उज़्बेक से डिफरेंट है, इनका कल्चर यहाँ पर डिफरेंट है, ट्रेडिशन यहाँ पर डिफरेंट है। इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी स्टाफ एंड कंज्यूमर्स, पीएसबी इज आस्क्ड टू असेस ऑल मर्जर्स टिल डेट। तो अभी तक जिन भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर हुए हैं या जिनको भी प्राइवेटाइज किया गया तो उससे क्या बेनिफिट हुए हैं। तो एज पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी टू मेक बैंक्स बिगर एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, गवर्नमेंट 2019 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज किया था टू 4। द नंबर ऑफ PSU बैंक्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 to 12। तो बेसिकली अब इन बैंक्स को यही कहा गया है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, तो ये आपको बताना है। द गवर्नमेंट हैज़ sought data on internal assessment by banks regarding impact of amalgamation on various stakeholders that include कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कस्टमर्स के क्या हुआ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इससे कैसे बेटर हुई है, तो ये सब बताना है। इस आर्टिकल में यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो बताया गया है। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज़। तो ये होता है यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो, और सॉल्वेंसी रेशियो जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा है। अब उतना अच्छा इसीलिए कि ज़्यादा सॉल्वेंसी रेशियो, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्लेम्स जो है आप यहाँ पर ऑनर कर सकते हो। तो सॉल्वेंसी रेशियो नेट इनकम एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज़ इज़ द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है या नहीं कर सकती है। हाई रेशियो का मतलब ये है जो कंपनी है वो फाइनेंशियली साउंड है और वो अपने सारे क्लेम्स को पे कर सकती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है कमिटेड टू 6.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑयल एंड फोकस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो हमारा टारगेट है हमें 6.4% फिस्कल डेफिसिट को अचीव करना है, वो हम कर लेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल प्राइजेस ऑयल के हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है। तो ऐसे में इंडिया को 85% अपना ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और रुपये भी वीक है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया है टैक्स।
तो गवर्नमेंट ऑन जुलाई 1 इंक्रीज्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड, तो यहाँ पर हमने गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के ऊपर यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, और यहाँ पर हमने विंडफॉल टैक्स लगा दिया है डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन के ऊपर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑयल कंपनीज थी, जब यहाँ पर पैंडेमिक के बाद जब यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हुआ और सब कुछ खुलना शुरू हो गया, तब अचानक से यहाँ पर ऑयल की डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड तो ऑयल की बढ़ गई, लेकिन जो सप्लाई क्रंच उतना ही हमें देखने को मिला। तो सप्लाई क्रंच था लेकिन डिमांड बढ़ गई। फिर यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, उसकी वजह से भी सप्लाई क्रंच हुआ लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ी। तो ऐसे में जो ऑयल कंपनीज़ हैं यहाँ पर रिफाइनिंग करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लग गया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइस बढ़ गए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा विंडफॉल प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो ऐसे पे गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने कि आपने जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो इसका कुछ शेयर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एंड इम्पोज द विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन। तो बेसिकली किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कोई कंपनी गेन कर ले और उसके ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाए, तो उसको यहाँ पर आप विंडफॉल टैक्स कह सकते हो। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।